बारिश में माँ बेटी और काली बहू का बंटवारा। हेलो डिम्पल डार्लिंग, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मोना, तू बता इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? सोचा मॉर्निंग वाइफ के साथ तुझे गुड न्यूज दे दी। वो मिस्टर ओबरॉय ने यश के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कह दिया है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओबरॉय जैसे बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता जोड़कर मेरे घर का स्टेटस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे अभी यश बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गया है। जैसे ही वो आएगा मैं उसे शादी की बात कर लूंगी। वैसे तूने दहेज की बात तो की है ना? ओफो, तू टेंशन मत ले, वो बिना मांगे इतना दहेज देंगे कि तेरा घर भर जाएगा। करोड़पति बाप की बेटी है कियारा। अच्छा मैं रखती हूँ। अपनी माँ डिम्पल को खुश देखकर रिदिमा पूछती है, क्या बात है मम्मी, बड़ी खुश लग रही हो? बात ही खुशी की है रिदिमा, तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया, वो भी ओबरॉयज के घर। तभी सोचूं आपने घर को रेनोवेट क्यों कराया था। मगर मम्मी घर में पीछे का हिस्सा तो अभी भी मिट्टी वाला ही है। मगर आगे तो बंगला बनवाया है, बस अब तो तेरा भाई जल्दी से आ जाए। अगले दिन यश घर लौट आता है, मगर उसके साथ आती है उसकी पत्नी सौम्या। प्रणाम माँ। खुश रहे यश, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। माँ मुझे भी आपको कुछ बताना है। माँ ये सौम्या है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। दरवाजे पर खड़ी अपनी काली बहू को देखकर डिम्पल गुस्से में यश को थप्पड़ मारकर कहती है, यही करने गया था तू शहर से दूर और उठा ले आया इस काली कलूटी को। भैया अगर आपको लव मैरिज ही करनी थी तो कम से कम किसी सुंदर लड़की से करते। पूरी दुनिया में आपको एक काली पीली लड़की ही मिली थी। मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। सौम्या की सास ननद बिना उसका गृह प्रवेश कराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारी बहू आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी रहती है। तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सौम्या देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। यश मैं इस घर की बहू हूँ और मैं बिना गृह प्रवेश के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है सौम्या, तुम्हारा गृह प्रवेश तुम्हारा पति कराएगा। फिर यश सौम्या का गृह प्रवेश कराता है और ससुराल के पहले दिन से सौम्या सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वक्त बीतने के साथ अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है। उस दिन सौम्या बाजार से सब्जी लेकर लौट रही होती है, तभी रास्ते में ही बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज तूफानी बारिश, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बच्चे कि रिक्शा करके घर चली जाऊं। सौम्या बारिश में भीगते हुए सड़क पर पैदल चलने लगती है। तभी उसके सामने से गाड़ी गुजरती है, जिसके कारण बारिश की कीचड़ उसके चेहरे और कपड़ों पर लग जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसके पैरों के निशान फर्श पर लग जाते हैं और उसकी ननद उसे घिन भरी नजर से घूरती हुई बोलती है, मम्मी कहाँ हो आप, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ रिद्धिमा बेटी? माँ ये देखो, मेरी इस काली भाभी ने पूरे घर में क्या गंदगी मचाई है। और तो और इसके शरीर से गटर जैसी बदबू आ रही है। माँ इसे कहो कि अभी के अभी हमारे घर से चली जाए, ये अब यहाँ और नहीं रह सकती। चल काली कलूटन, निकल मेरे घर से। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ और इतनी तूफानी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकती, आखिर मैं आपकी बहू हूँ। ठीक है तो अब इस घर का बंटवारा होगा, जिसमें घर का पूरा ये हिस्सा मेरा और मेरी बेटी का है और घर के पीछे का हिस्सा तेरा। अब तू वहीं रहेगी। सौम्या की सास बड़ी ही चालाकी से घर का आलीशान हिस्सा अपने बंटवारे में कर लेती हैं और बेचारी काली बहू को भरी बरसात में उसके सामान के साथ बाहर निकाल देती है। और सौम्या घर के कच्चे जमीन में आती है, जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी होती है। हे भगवान, ये जगह तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है और बारिश के कारण झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही है। मुझे इसे रहने लायक बनाना होगा। तभी सौम्या को झोपड़ी के कोने में एक फटा चिटा तिरपाल दिखता है, जिससे वो छत पर बांध देती है और फिर घर की साफ सफाई करती है। शाम को जब यश घर पर आता है तो डिम्पल और रिद्धिमा सोफे पर बैठे पकौड़े खा रही होती हैं। मम्मी बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अरे भैया आप आ गए, ये लीजिए पनीर के पकौड़े खाइए, आपको पसंद है ना, माँ ने बनाए हैं। रिद्धिमा सौम्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैंने इस घर का बंटवारा कर दिया है, जिसमें से इस घर के आगे का हिस्से तक ये जो लाइन खींची है ये मेरा और मेरी बेटी का है और बाकी का तेरी बीवी का। मगर तू यहाँ रह सकता है यश? नहीं माँ, मैं सौम्या को अकेला छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगा और मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने ये बंटवारा क्यों किया। मगर एक दिन खुद आप अपने किए पर पछताएंगी, जब आपको एहसास होगा कि सौम्या कितनी अच्छी है।
यश सौम्या के पास आ जाता है जहाँ पूरी झोपड़ी में धुआं भरा होता है और सौम्या मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। यश, आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बनने वाला है। मुझे माफ कर दो सौम्या, तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी जिंदगी में कांटे भर दिए हैं। ऐसा मत कहो यश, मैं आपके साथ खुश हूँ। माँ जी और ननद जी मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अब खाना खा लीजिए। और हाँ, आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं है ना, तो मैंने संदूक पर ही आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। मगर तुम कहाँ सोओगी? मुझे तो आदत है, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। एक तरफ जहां सौम्या की सास और ननद बंटवारे के बंगले वाले हिस्से में गद्देदार बेड पर सोती हैं, तो वहीं बेचारी बहू सारी रात बारिश में जमीन पर सोती है, जिसमें कभी पानी उसके चेहरे पर गिरता तो कभी हाथ पैर पर। इसके साथ ही वो बारिश में भीगकर आंगन में बर्तन मांजती। वहीं बंटवारे के बाद घर का सारा काम सौम्या की सास के सर पर आ जाता है। माँ, ये प्लेट किचन में रखाओ। अरे अभी अभी तो मैं इतने बर्तन धोकर और सफाई करके आई हूँ। हाँ, तो आप नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? और मैंने थोड़ी कहा था कि बंटवारा कर दो, वरना अगर मेरी काली भाभी होती तो आपको बर्तन नहीं घिसने पड़ते और रोटियां भी पकी पकाई मिलती, साथ में बारिश के मौसम में पकौड़े और समोसे भी। तू तो बड़ी मक्कार निकली, तेरी वजह से मैंने ये बंटवारा किया था और तू अपनी माँ पर झूठ मूठ का दोष लगा रही है। डिम्पल गुस्से में वहां से चली जाती है। अब अर्दन के साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। फिर जब वो काम कर रही होती है तो बहुत जोर की बारिश होती है। ये बारिश फिर शुरू हो गई। मैंने तो छत पर कपड़े सूखने को डाले थे। अरे दिमा, अरे ओ रिदिमा, जाकर छत से कपड़े उतार ला वरना भीग जाएंगे। ओफो माँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ, खुद चली जाओ। फिर डिम्पल जैसे ही छत पर जाती है, अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मगर चीख सुनकर सौम्या से रहा नहीं जाता और वो बंटवारे की खिंची लाइन को पार करके आ जाती है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लाइन को पार करने की? नंद जी, मैंने सासू माँ की चीख सुनी थी, वो ठीक तो हैं? हाँ माँ ठीक है, तुम जाओ। तभी अचानक सौम्या अपनी सास को सीढ़ी पर बेहोश देख लेती है। मैंने कहा था ना, माँ जी ठीक नहीं है। सासू माँ, उठिए सासू माँ। ननद जी, जाओ, जाकर जल्दी से गाड़ी बुला कर लाओ। हाँ ठीक है। रिद्धिमा घर से बाहर आती है, मगर बारिश के कारण कोई भी रिक्शा या ऑटो उसे नजर नहीं आता। क्या हुआ, कोई मिला? नहीं, बारिश के कारण बाहर एक भी रिक्शा या ऑटो नहीं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, ये सासू माँ की जिंदगी का सवाल है। फिर सौम्या भरी बारिश में भीगते हुए अपनी सास को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल लाती है और ये बोलकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, मेरी सासू माँ को बचा लीजिए। आखिर में सौम्या की सास की जान बच जाती है। चेकअप करने पर सौम्या की प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है, जिसके बाद डिम्पल हमेशा हमेशा के लिए बंटवारे की खिंची लाइन को खत्म कर देती है। यश, तूने ठीक कहा था, सौम्या जैसी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती थी। बहू, मुझे अपने किए का पछतावा है। मैंने तेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर देना। मैं भी हमेशा आप पर घमंड दिखाती रही, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? सासू माँ, नंद जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। आखिर में सौम्या अपनी सास और नंद को माफ कर देती है और सभी खुशियों भरी शुरुआत करते हैं। सोफिया और जानवी दोनों ही स्कूल के समय से बहुत पक्की सहेलियां थी। उन दोनों ने साथ साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और अब दोनों कॉलेज में भी साथ ही थी। यार सोफिया, ये हमारी आखिरी साल है, इसके बाद तू कहाँ और मैं कहाँ? कैसी बातें कर रही है, नहीं समझी? नहीं, बताती हूँ। जानती है, कल मेरे घर लड़के वाले आए थे। हाँ सच्ची? कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन चुड़ैल, मैं तेरी पक्की सहेली हूँ और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छिपाई। कैसी दोस्त है तू? ओह माय गॉड, मुझे बोलने तो दे। अच्छा बोल। हाँ, तो मैं खुद इस बात को नहीं जानती थी, वो लोग अचानक ही आ गए। अच्छा, लेकिन अब ये सब छोड़ और बता कि तुझे लड़का कैसा लगा? सोफिया के ऐसे बोलते ही जानवी को शर्म आ गई और वो कुछ भी नहीं बोली। आए हाय, मेरी दोस्त को शर्म आ रही है। रहने दे, कुछ मत बोल। तेरी चुप्पी ने सब कुछ जाहिर कर दिया है। ला, जीजा जी का फोटो तो दिखा।
जानवी ने अपने फोन में अपने होने वाले पति का फोटो दिखाया। उस तस्वीर में 2 लोग थे। क्या ये जीजा जी हैं? नहीं, ये इनके छोटे भाई हैं। ये तेरे जीजा हैं। अरे वाह, ये तो काफी हैंडसम है। खैर, मेरी सहेली ज्यादा गॉर्जियस है। दोनों सहेलियां बातें करते हुए हंसने लगी। देखते ही देखते समय बीत गया और जानवी की शादी का दिन आ गया। सोफिया जानवी के पास ही थी। सोफिया, मैं तेरी जैसी सहेली को कभी भी नहीं खोना चाहती हूँ। पागल, तेरी सिर्फ शादी हो रही है, दोस्त तो हम हमेशा ही रहेंगे। अब ज्यादा बातें मत कर और मुझे तेरा मेकअप करने दे। सोफिया ने जानवी को अच्छे से तैयार कर दिया। अरे वाह मिस गॉर्जियस, आज तो तू फायर लग रही है। अब इमोशनल मत होना, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अब नीचे चल, सभी गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। सोफिया जानवी को नीचे ले गई और कुछ देर बाद उसकी शादी हो गई। जानवी सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। और ऐसे ही करते हुए सोफिया की टक्कर जानवी की सास सुरेखा से हो जाती है और उसकी साड़ी पर ड्रिंक गिर जाती है। दिखाई नहीं देता? अंधी हो क्या? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। सॉरी, वो गलती से हो गया। अरे क्या सॉरी, कल को किसी की जान लेकर भी क्या सॉरी ही बोलोगी? बोलो। बस कीजिए सासू माँ, सोफिया से जो हुआ गलती से हुआ। बहू, तू इस गवार की तरफदारी क्यों कर रही है? बस चुप हो जाइए। अगर अब आपने एक भी गलत शब्द मेरी सहेली के लिए इस्तेमाल किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हो। जानवी की बात सुनकर सुरेखा चुप हो गई। परिवार की इज्जत को बचाने के लिए सुरेखा ने शादी में कोई भी बवाल नहीं किया और जानवी सुरेखा की बहू बनकर चली गई। शादी के बाद जानवी खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। कुछ दिनों बाद सुरेखा ने अपने छोटे बेटे की शादी करने का सोचा। तब जानवी को कुछ सूझा। माँ बुरा ना माने तो क्या देवर जी की शादी के लिए मैं कोई लड़की बताऊं? हाँ बता दे, वैसे भी तेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है। मैं सोच रही थी कि सोफिया कैसी रहेगी। वो लड़की? बिल्कुल नहीं, उस बदतमीज और पागल दिमाग लड़की को मैं मेरे घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। बस। जानवी दिल से चाहती थी कि सोफिया उसकी देवरानी के रूप में उसके ससुराल आ जाए, लेकिन सुरेखा इस बात को मान ही नहीं रही थी। जानवी ने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वहां जानवी का देवर आ गया। माँ, मैं काफी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा। यही कि माँ, मैं सोफिया को पसंद करता हूँ। भाभी भैया की शादी में देखते ही मुझे वो पसंद आ गई थी, तो इसलिए माँ मैं सोफिया से ही शादी करना चाहता हूँ। अपने देवर की बात सुनकर जानवी बहुत खुश हो गई और सुरेखा अपने बेटे से मजबूर। उसने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसका बेटा नहीं मान रहा था और सुरेखा को सोफिया से ही अपने बेटे का रिश्ता पक्का करना पड़ा। कांग्रेचुलेशंस देवरानी साहिबा, बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। तू जानती है, मैं बड़ी ही बेसब्री से तेरा इस घर में आने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने तो तेरा शादी का जोड़ा भी ले लिया है। सोफिया फोन पर यूं ही मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते दिन यूं ही बीत गए और आज सोफिया की शादी का दिन आ गया था। मेरा नाम भी सुरेखा है। इस सोफिया ने मुझे वहाँ बेइज्जत किया था ना। अगर आज मैंने उसे बेइज्जत ना कर दिया तो मेरा नाम भी सुरेखा नहीं। सुरेखा ने ऐसे बोलकर सोफिया के लहंगे का ब्लाउज काट दिया। अब आएगा मजा। तभी वहाँ कमरे में जानवी आ गई। माँ, सोफिया का लहंगा कहाँ है? हाँ, वो तो यही है। लाइए, मैं उसे दे आती हूँ। जरूर। सुरेखा ने मन ही मन खुश होते हुए जानवी को लहंगा पकड़ा दिया। जानवी खुशी खुशी अपनी देवरानी का लहंगा लेकर सोफिया के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उस लहंगे के ब्लाउज की कमर ही गायब थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह मैं इस लहंगे को कैसे पहन पाऊंगी? तू चिंता मत कर, आज तू यही लहंगा पहनेगी। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि तेरी शादी का लहंगा मैं लाऊंगी। तो अब देख कि मैं इस ब्लाउज को कैसे सही करती हूँ। जानवी ने उस ब्लाउज की कटिंग में से एक पतली डोरी निकाली और उसके सहारे उसने सोफिया के ब्लाउज को रोक दिया। यार जानवी, कमर इस तरह खुली हुई अजीब लग रही है। अभी देख मैं क्या करती हूँ। तू शायद मेरी पुरानी कला को भूल गई है। जानवी ने मेहंदी की कीप उठाई और सोफिया की कमर पर बहुत सफाई और सुंदरता के साथ ब्लाउज का डिजाइन बना दिया। वो सूखने के बाद बड़ा ही सुंदर लग रहा था। वाह, ये तो बिल्कुल यूनिक चीज है। ये इंस्टाग्राम पर आजकल बड़ा ट्रेंडी डिजाइन है। देख कितना सुंदर लग रहा है। जानवी ने सोफिया को अपने हाथों से सजाया और उसे मंडप तक लेकर गई।
सभी सोफिया के ब्लाउज वाले मेहंदी डिजाइन को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे और सुरेखा ये सब देखकर बहुत जल रही थी। शादी का फंक्शन जब पूरा हो गया और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए, तब जानवी ने सुरेखा से गुस्से में पूछा, क्यों किया आपने ऐसा? कैसा? इतनी नादान मत बनिए। मैं जानती हूँ कि सोफिया का ब्लाउज आपने ही काटा था। हाँ, काटा था। तो क्या क्या कर लेगी तू? सासू माँ। जानवी बहुत गुस्से में थी। उन दोनों की आवाज सुनकर सोफिया अपने कमरे से निकल कर आ गई और बोली, क्या हुआ? जानवी और माँ, आप दोनों लड़ क्यों रही हो? ओ अच्छा, समझ गई। जानवी, मैंने तुझसे मना किया था माँ से उस ब्लाउज के बारे में बात निकालने को। वो क्या? वो देख जानवी, मैं जानती हूँ कि माँ ने गलत किया, लेकिन ऐसे अपने बड़ों से बोलना अच्छी बात नहीं है और नफरत को नफरत देने से वो और बढ़ती है। लेकिन अगर नफरत को मोहब्बत से काटा जाए तो जीत मोहब्बत की ही होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरी सासू माँ को अपनी मोहब्बत से मना ही लूंगी। तू माँ से इस तरह से बात मत कर। सोफिया का खुद के लिए इतना प्यार देखकर सुरेखा पिघल गई और उसने अपने दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। मैंने अब तक तुम्हें जो भी दुख दिए उसके लिए मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मुझे भी माँ। सोफिया उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सुरेखा ने अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद से उसने कभी भी सोफिया और जानवी से नफरत नहीं की और सभी इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगे।